हेलो एंड वेलकम टू द हॉस्पिटेबल काउच। आज हमारे शो पर होंगे एक ऐसे शख्स, एक वो गेस्ट जिन्होंने द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, जिसे हम नॉर्वे बोलते हैं, वहां पर उन्होंने काम किया हुआ है इन टफ कंडीशंस। ही हैज ट्रैवल्ड टू द वर्ल्ड अराउंड एंड ही हैज बीन द शेफ इन मोस्ट ऑफ द लीडिंग चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट्स. Now he is turned into educator, educating stalwarts of hospitality. So stay tuned to this amazing episode of the Hospitable Couch. Welcome to the Hospitable Couch, Chef, and it is an absolute pleasure to have you on the show. So, कैसे हैं आप, sir? Good, all good. Thank you for giving us your time from your busy schedule and letting us know the insight of hospitality from your end. So, आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि हॉस्पिटैलिटी जो है, जो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपके अकॉर्डिंग हॉस्पिटैलिटी क्या है? देखिए सेगमेंटेशन है और इस सेगमेंटेशन में फ्रॉम कुकिंग टू सर्विंग द क्लाइंट और इसके अलावा जो बाहर की चीज़ें होती हैं आपके एग्जीबिशन इंसेंटिव्स एवरीथिंग कम्स अंडर दिस हॉस्पिटैलिटी. तो इट्स बीइंग हॉस्पिटेबल बेसिकली कि आप किसी को कैसी सेवा प्रदान करते हैं इन द रियल कॉन्टेक्स्ट और वो कैसे प्रदान करते हैं. दैट्स व्हाट वी कॉल द बेसिक हॉस्पिटैलिटी. आप क्योंकि एक शेफ हैं, और अगर मैं एक बहुत ही लेमन टर्म्स में इसकी बात करता हूँ, तो एक कुक होता है. तो ये जो कुक और शेफ के बीच का जो एक अंतर होता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शेफ वर्ड जो आया वो तो आया फ्रांस से. सो फ्रांस में क्या होता था, जो भी मैनेजर लेवल का होता था उसे कहते थे शेफ. जी. अब कुक की डेफिनेशन इंग्लिश में है खाने बनाने वाला, राइट. अब शेफ के साथ एक प्रॉब्लम, आज कोई भी शेफ बन जाता है तो उसके लिए पहली प्रॉब्लम यह है कि हमने उसकी एजुकेशन को डिफाइन नहीं किया कि शेफ क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या उसे कोई एग्जाम पास करना चाहिए. तो और जो टर्मिनोलॉजीज, राइट राइट राइट, वो क्या है. जैसे इंजीनियर है एक क्राइटेरिया है, डॉक्टर होगा ये होगा, जो भी कोई काम करेगा उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है ना. जी. तो शेफ के लिए ये कुछ नहीं बना अभी. शेफ के लिए है कि यू आर अ मैनेजर, इट्स जस्ट अ मैनेजर, और आपको काम करना भी है और करवाना भी है. अब कुक का काम क्या है? कुक का काम है करना. ओके. ठीक है. अब जिसको हम खानसामा कह लेते हैं, बावर्ची कह लेते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, लेकिन फ्रांस वालों ने उसको एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सा नाम दे दिया, उसने कह दिया शेफ. ये जो सर शेफ बनने की जो एक प्रोसेस होता है, आज जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, उसमें भी जैसे हम बेकरी शेफ किसी को कह देते हैं, या कोई एक जो क्यूजीन होती है उसमें अगर कोई मास्टर कर लेता है उस आर्ट को, उस खाना बनाने की तकनीक को, तो वो हम उसको शेफ बोल देते हैं. तो आपके अकॉर्डिंगली ये जो बेस होता है एक शेफ बनने के लिए, एक स्किल्ड एक कुक बनने के लिए, जो मैं इसको समझता हूँ कि एक स्किल्ड कुक को शेफ कहना ठीक होगा सर? देखिए स्किल बड़ा ही डिफरेंट वर्ड हो गया. शेफ के लिए आपको कई चीज़ें आनी चाहिए जो मुझे लगता है. स्किल लेबर तो एक तंदूर में इतनी बढ़िया रोटी लगाता है, आप जाइए बाहर देखा होगा आपने, एंड ही मेक्स इट मच मोर परफेक्ट देन मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट. हो सकता है शायद मैं उसका कंपैरिजन एक 5 स्टार वाले से भी कर लूँ, जो तंदूरिया 5 स्टार में है, और एक तंदूरिया जो बाहर लगा रहा है रोटी, उसकी स्पीड 5 स्टार वाले से तेज होगी. ठीक है जी. कभी शादियों में जाइए, देखिए वहाँ पे कैसे बनाता है. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है वो स्किल्ड है. स्किल में उसकी सॉफ्ट स्किल भी हो सकती है, हार्ड स्किल भी हो सकती है. अच्छा. ठीक है जी. तो यहाँ पे स्किल सेट का एक डिफरेंशिएशन आ एक जाता है. स्किल सेट का डिफरेंशिएशन है कि उसने अचीव भी तो किया है. जी. ठीक है. तो ये सारे पैरामीटर्स लेके जब आप चीज़ को देखेंगे कि क्या उसे कॉस्टिंग आती है, उसे बजटिंग आती है, क्या वो एनालिटिकल ब्रेन से करता है, वो खाना भी बना लेता है लेकिन उस खाने का प्रोसेस भी पता है. तो शेफ़ को ये मेथड्स ऑफ कुकिंग जिसको आप कहते हो, और वेज ऑफ कुकिंग, ठीक है, एंड टेक्निक्स ऑफ कुकिंग, तो उसे समझ में आना चाहिए मैं किसी चीज़ को कैसे बढ़िया से. तो इसके पीछे जो एक मेहनत लगती है, एक शेफ की जो मेहनत होती है फॉर ऑल दोज इयर्स, जो वो पढ़ाई करते हुए सीखते हैं, या जो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है. एक जैसे एक अगर किसी का बोले कोई पैशन है, उसको अगर उसको इंटीग्रेट करना है बनने के लिए, तो कितना टाइम लगता है कि आप एक पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को, आप एक शेफ का दर्जा दे पाए? देखिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है. क्राइटेरिया इस वजह से नहीं है कि मैंने बोला आप ये काम कीजिए, आपने बहुत बढ़िया तंदूरी चिकन बना दिया, या आपने कोई फ्रेंच की कूले सौते सैशर बना दी,
पर क्या आप उसकी डेप्थ में गए? पहले तो जी जैसे हम आज एक मान लीजिए एक डिश ले लेते हैं तंदूरी चिकन। अब वो तंदूरी चिकन का एक हिसाब बनाया हुआ है 12 घंटे मैरिनेट करना है, ठीक है? वो क्यों करना है? क्या उसके आपका पीछे की साइंस। उसके पीछे की साइंस क्या कहती है? मैरिनेट्स कैन नॉट पेनिट्रेट, ओनली सॉल्ट कैन पेनिट्रेट मसल टिश्यूज़, ठीक है जी? तो आपको साइंस भी समझ में आनी चाहिए। तो मैं इसको इतने घंटे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब एक मीट कट के आता है, आप एक चिकन लाए हुए किसी दुकान से खरीद के, वो चिकन ना हार्ड होता है, उसी दिन बनाते हो, रिश्तेदार कहते हैं, "अरे! ये तो बड़ा हार्ड है।" आप खाते हो, रबड़ जैसा हो जाता है, तो टेंडराइज़ नहीं होता है। मीट का एक रिगर मोर्टिस का पीरियड होता है, इसमें आप एक चिकन को थोड़ी देर रखते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। वो पीछे कारण ये नहीं था वो कि 12 घंटे मैरिनेट, मैरिनेट जब घुस ही नहीं रहा है, तो क्या कर रहे हो? जब आप चिकन को काटते हो, अंदर से सफ़ेद ही दिखता है। पनीर टिक्का भी आपको सफ़ेद ही दिखता है। इससे ज़्यादा कभी दिखा है? आप उसको चटनी में लगाते हो और इवेंचुअली वो टिक्के का मैरिनेट तो भूल ही जाते हो। साथ में प्याज चटनी मिल जाए तो और बढ़िया, रोटी में घुमा के सब एक ही साथ अंदर। तो हाउ डू वी एन्जॉय? वी डोंट नो द रियल टेस्ट, राइट? तो क्या आप समझ रहे हो कि वो मैरिनेट नहीं जा रहा है? तो उसका रिगर मोर्टिस पीरियड सेट करने के लिए हमने क्या किया? हमने उसे मैरिनेट करके रख दिया। उसकी मसल्स जो है वो हो गई सॉफ्ट। सो मसल स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर स्लॉटर इज व्हाट यू कॉल द मीट। तो आपको समझना पड़ेगा, साइंस है इसके पीछे, आर्ट तो है ही है, बिकॉज़ व्हेन यू प्लेट इट आउट, है ना, यू वांट टू मेक इट गुड, यू नो, यू हैव टू फोकस व्हिच इज द सेंटर पॉइंट, वहां से कैसे सुंदर डिश दिखती है, ठीक है जी? आपके एलिमेंट क्या होते हैं? टेक एन एग्जांपल, हाउ डू यू मेक डू अ मेकअप व्हेन यू गो आउटसाइड? यू हैव लिपस्टिक ना, इट राइट, शोज राइट। एवरीथिंग, सो यू हैव टू सी द ब्राइट कॉर्नर्स, व्यू पॉइंट्स। सो इट इज अ मिक्स प्रोसेस। इट इज नॉट ओनली खाना बना दिया, तो शेफ को आना चाहिए, जो शायद कई लोग नहीं समझ पाते। सर ये कहना कहाँ तक, मतलब अगर हम इसको समझे, जैसे अभी आपने मेंशन करा अपनी बातों में कि एक जो फूड होता है उसके आगे पीछे या उसकी डेप्थ में अगर हम लोग जाए तो फूड एक साइंस है, या खाना बनाना जो एक है वो एक आर्ट है, या फिर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं, या एक आर्ट और एक जो साइंस होती है, मतलब व्हाट वुड यू प्रेफर कि इसको कैसे अलाइन कर सकते देखिए जी, मान लीजिए आपके पास यू हैव पनीर, राइट? हैं? नाउ व्हेन यू कुक एट होम, यू डोंट कंसीडर द पॉइंट कि कैसे काटूं, कहाँ पे हीट जाएगी, बिल्कुल, हीटिंग बिल्कुल, बिल्कुल। एलिमेंट क्या होगा। वी दैट्स अ जनरली फ्री स्टाइल फ्री कुकिंग। स्टाइल, तो हम उसे सीधा एक ग्रेवी में डाल देते हैं और हम उसे खा लेते हैं। जी। अब वही चीज एक शेफ करेगा, सो ही हैड टू थिंक कि अगर मैं इससे चेयरिंग कर दूंगा, या मैं इसे तंदूर में डालूंगा, इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स आएंगे, या इसके ऊपर एक कूल चारिंग दिखेगी, इट विल हैव अ स्मोकी फ्लेवर। तो वहाँ आ गई साइंस, ठीक है? क्योंकि मेरे को उसमें स्मोकी फ्लेवर चाहिए, दिस इज व्हाई यू ईट तंदूरी फूड, यू कैन ईट अ पनीर लाइक दैट ओनली, पर तंदूर में बिल्कुल, डालने से बिल्कुल, क्या होता बिल्कुल। है? फिर मैंने उसके ऊपर दही लगाई है, उसका क्या प्रोसेस है? टेंडराइज कर देता है, मतलब ठीक है? एक रीज़न चाहिए आपको हर हाँ, चीज़ का। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक थ्योरी है, जी। ठीक है? तो अब आप जब उसको खाने को बना रहे हो, जब तक तो आप उसे इमैल्गमेट कर रहे हो। आपने लिया, तंदूर में डाला, तंदूर से डाल के आपने शायद बाहर निकाला, बाहर आके आपने टाँग दिया। क्यों टाँग दिया? कैरी ओवर कुकिंग होगी, हार्ड ना हो जाए, जूसेस जो बहने हैं बह जाए, मीट अपना स्ट्रक्चर दोबारा पकड़ लेगा, या पनीर अपना स्ट्रक्चर पकड़ के रखेगा। तो आपने देखा होगा तंदूरी टाँगता है, थोड़ी जी, देर में निकालता जी। है, शायद उसे ना पता हो वो क्यों कर रहा है। रॉड तो हमेशा ही गर्म होती है। तो वो निकालता है, उसे आराम से एक डालता है और उसको सर्व करता है। तो उसके पीछे अब वो कैसे सर्व करता है, वो तो हो गई आर्ट। साइंस हो गई कि उसने उसके पीछे क्या लॉजिकल रीज़न लगाया कि मैं फ्लेवर कैसे दूँगा। बिकॉज़ वो उसको पलटता है, एक बारी ऊपर डालता है, दूसरी बारी नीचे डालता है। सो ही अंडरस्टैंड द हीट इज़ कमिंग। सो हीट हैज़ डिफरेंट एंगल्स, और उसकी हीट एक जैसी नहीं होगी, तो ऊपर वाले पे लगेगा, नीचे वाले पे नहीं लगेगा, तो पलट देता है। तो एक जो शायद काम करता है कहीं शायद 25-30 हज़ार में करता हो, वो उसे शायद ये बात ना समझ में आए, पर एक शेफ़ जो है, वो उस चीज़ को रेगुलेट करता है। वो समझना चाहता है कि मैं इसको कैसे पलटूँ, कब पलटूँ, सो ही हैज़ ऑल दीज़ थिंग्स इन माइंड। एक हम ये जानना चाहेंगे सर कि जैसे एक फूड होता है, हर चीज़ का एक अपनी वैल्यू होती है। तो एक नॉर्मल जगह पे हम खाना खाते हैं, उसकी एक वैल्यू अलग है। सेम डिश अगर जैसे आपने बताया कोई 5 स्टार का शेफ़ अगर वो प्रोफ़ेशनली कुक करेगा, तो उसके पीछे लॉजिक, साइंस और सब चीज़ होती है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का कितना रोल प्ले होता है कि वो उस डिश को वैल्यू ऐड करके अपने गेस्ट को प्रेज़ेंट करे। तो शेफ़ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है उस मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना, उस बजट को अंडरस्टैंड करना कि उसकी डिश की कॉस्टिंग क्या है?
देखिए 2 तरीके होते हैं। मान लीजिए आपको एक बाहर दाल मिलती है और दाल मिलती है व्हाइट कलर के डब्बे में, वो होता है 450 ml जी। का डब्बा। इट्स अ वेटेड अप, 450 ml ही आएगा, उसमें से ज़्यादा नहीं जाएगा। वही दाल आपको मिलेगी पिंड बलूची, या आप कह लीजिए किसी और अच्छी जगह में, अर्बन पंजाब में, है ना? यानी 5 स्टार में भी इतनी मिलेगी। देयर इज़ अ स्टैंडर्ड पोर्शन सेट। व्हाट मेक्स द डिफरेंस? व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज़ योर एम्बियंस। व्हाट यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, आप क्या एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, आप कैसी सर्विस चाहते हो। जब आप वो नीचे से ले जाते हो किसी ढाबे से, आप इसके 140-180 रुपए देते हो। बिल्कुल सही बात है। आपको तो और कुछ करना ही नहीं है, जी। आपने करा, पैकिंग करी और आपको पकड़ा दिया गया, आप बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल। पर वहाँ पे उसे एम्बियंस भी कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे तो वो फूड कॉस्ट तो वही निकालेगा, दाल के एलिमेंट वही रहते हैं। दाल हो सकता है महँगी खरीदी हो, ठीक है? हो सकता है क्रीम थोड़ी टॉप नॉच लगाई हो, पर 400 ml में आप 20-30 ग्राम से ज़्यादा क्रीम क्या डाल दोगे? ठीक है? एलिमेंट जो है, वो जब एक प्राइस डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हम, तो कॉस्टिंग लेके चलते हैं 3.5 का कोएफिशिएंट, सेलिंग है। उसके बाद के जो एम्बियंस के कॉस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। आपकी प्लेट कितनी सुंदर है, लाओपेरा की खरीदी है कि सस्ती खरीदी है। फिर दूसरा आ जाता है कि आप ये प्राइस मार्जिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हर बारी नहीं निकाल सकते। मेरे पास झींगा है, ठीक है, प्रॉन्स। प्रॉन्स मिल रहा है मेरे को 600 रुपए किलो, 700 रुपए किलो। अब मैं इसमें 3.5 का कोफिशिएंट तो नहीं निकालूंगा, मेरी दाल तो 450 ml थी, मैंने बिल्कुल, बेच दी। सही बात है। यहाँ पे मेरे को एक प्राइस वैल्यू सेटअप करनी पड़ेगी, और वो प्राइस वैल्यू कैसे सेटअप करूंगा कि एक दाल बेच के मेरे को जो 50 रुपए में बनी है, वो 3.5 के कोफिशिएंट में 180-200 की बिक गई। लेकिन अगर वही मैं झींगा, अगर 12 पीस आ रहे हैं 1 किलो में, और मैं 6 पीस दे रहा हूँ, तो 350 तो मेरी झींगा की कॉस्ट है। और उसी को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप सोच लीजिए कौन खाएगा 1200 रुपये का, तो बाहर खाएगा नहीं। दाल में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 180 का, पर झींगा अगर मैं 700 का बेच दूंगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि एक पोर्शन झींगा जो है 6 पीस ही मिलेंगे मुझे, तो मिल गए 350-700 रुपये में बिक गया। अब मनी कोफिशिएंट कहाँ पे ज़्यादा है? मेरे पास झींगा में 350 रुपये का कोफिशिएंट है, जो 350 का मैं 700 रुपये में बेच रहा हूँ कॉस्ट पे। पर दाल जो 60 रुपए की है, वो मैं बेचते मेरा वो 180-200, 180। 120 रुपए और 350 रुपए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप पूछ रहे हो कि कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं बिजनेस। यहीं अगर मैं बात करता हूँ एक हॉस्पिटेबल एट्रीब्यूट की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे ग्रूमिंग होती है, तो ग्रूमिंग का कितना बड़ा मतलब रोल प्ले होता है, या फिर उसका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट होता है एज अ शेफ? बिकॉज हम लोग शेफ्स को नॉर्मली अपने सामने नहीं देखते। शेफ्स आर द मास्टर्स बिहाइंड द सीन, दोज हु क्यूरेट द एक्सपीरियंस एंड क्रिएट मेमोरेबल मोमेंट्स फॉर द गेस्ट। सो पर्दे के पीछे जब ये चीज़ें हो रही होती है, बैंक्वेट किचन्स हो गए या रेस्टोरेंट किचन्स हो गए, तो उसमें आई हैव सीन शेफ्स वेरी क्लोजली, आई हैव ऑब्जर्व देम, आई हैव वर्कड विद देम। तो वो प्रॉपर एक शेफ अटायर होता है उनका, राइट फ्रॉम द नेल्स, कीपिंग एंड मेंटेनिंग हाइजीन एंड फॉलोइंग दोज प्रोटोकॉल्स एंड ऑल। तो प्लीज एनलाइटन अस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग सर। देखिए, यू हैव सेड ग्रूमिंग, सो द ग्रूमिंग इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइजीन। खाना तो देखिए सभी बना देंगे, ठीक है, लेकिन वो ग्रूमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हाइजीनिकली रहे। आपने बोला नील्स, सर पे कैप हो सकता है, कोई अनवांटेड बाल आ जाए, जी। ठीक है जी, इट्स आउटर वर्ल्ड थिंग, आपके खाने में बाल आ जाए, पीपल डोंट वांट, इट माइट बी हैविंग बैक्टीरिया। उसके बाद कई बार क्या होता है कि पसीने आ रहे होते हैं, वो भी शायद खाने में चले जाए। सो यू वियर थिंग्स, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग। हो सकता है आप जूता पहनते हो और आपके ऊपर तेल ना गिरे, गिर गया तो जूते पे सेफ्टी गिर पॉइंट। गया। सेफ्टी पॉइंट इज ऑल्सो कम्स अंडर ऑल दिस ग्रूमिंग। सो वो एप्रन लगाता है, बिकॉज देयर इज इंटेंस हीट, थिंग्स माइट गेट स्पिल्ड ओवर, ठीक है। अ शेफ कोट इज ऑलवेज डबल ब्रेस्टेड, राइट, यू माइट स्वेट, but the thing is if something spills on you it might not give you injury. So grooming का point ये है कि देखिए किसी भी चीज में आप देखिएगा, फौजी ले लीजिए, the people get groomed, you know, he can fight in a t-shirt also, he is trained in a manner कि वो टी-शर्ट में भी पहना होगा तो देशभक्ति पूरी कर देगा। तो ग्रूमिंग का ये होता है कि it gives you something which is a inner source कि हाँ I am meant for this, you know, people have different grooming standard. तो ग्रूमिंग में जैसे कोई शेफ कोट अगर पहन लेता है, तो जैसे हमने भी काफ़ी ट्रेनिंग्स करी हैं, जैसे हम भी शेफ कोट पहन, तो एक अलग फ़ील आती थी, हाँ, वो फ़ील वेरी राइट प्रोफेशनल। राइट राइट, आप अपने आप को एक वो वैल्यू देते हैं कि यू एग्जैक्टली, कैन डू, यू कैन परफॉर्म बेटर। या तो ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एक चीज़ हाँ होती है, जी, जैसे आप कि परफॉर्म आपको करने में आपको मोटिवेट मिल करता है वो चीज़, यू नो।
normal life. Buy a Parker pen. It's not that you will write better. It's right. You have feeling. Feeling. The So feeling. the factor of feeling, the Yes. factor of that emotion of wearing a chef coat Yes. and performing better. So, सर के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ. सर इज अ शेफ फ्रॉम द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. एंड मैं मिडनाइट सन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सर हैज वर्क इन नॉर्वे. सो आपका जो वो एक्सपीरियंस था नॉर्वे का एंड योर जर्नी टुवर्ड्स गोइंग टू द नॉर्वे एंड व्हाट ऑल हैपेंड. See, I started with Estonia, right? And then when I got the PR, there was a situation आप बाहर जाके कहीं भी काम कर सकते हैं. ओके. ठीक है. So I started to travel. एंड हियर आई वुड लाइक टू नो कि हम किस साल की बात कर रहे थे. 2002, 2002 back then. May 29. It was my first flight. So I had a flight before, but वो इंडिया की थी, जम्मू कश्मीर तक की थी. तो it was a different feeling. When I landed over there, I could feel the people are having different work culture. They have 8-hour, 9-hour work culture, and you cannot work more than 180 hours. If you are working for more than 180 hours, you get 1.5 times the money. Your Okay. salary goes like this. You know, you have to pay more Completely taxes. different set of. Yes. We in India don't have that leverage what the people abroad have. वहाँ पे बड़ा ही सिस्टम अपने आप में सेट है. आपने इतने घंटे ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप. तो आई स्टार्टेड टू ट्रैवल. So I was working with Meriton Group of Hotels, which was a very big turning point. So I worked there as an executive chef. They had 9 restaurants, and I worked there for 2 years. And then I started to move to smaller chains. Okay. Because see, 5-star का एक्सपीरियंस मैं यहाँ से इंडिया से ही लेके चले गया था पहले ओबरॉय मेरिडियन का. जब मैं बाहर पहुंचा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. So I thought, why not go to smaller chains, and was started to work over there. And I found out that they are having better salaries. Plus, you can learn a lot over there because the chains have different restaurants at different places. आप इधर गए उधर गए घूमे, है ना? You learn new culture, you learn new food. See, किचन की लाइन में कोई एंडिंग नहीं है. तो मैं नॉर्वे पहुंचा, वहाँ पे मैं स्टैवेंगर गया, मैंने देखा वहाँ पे और भी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. आई स्टार्टेड टू वर्क इन जर्मनी एट डुसेल्डोर्फ. तो वहाँ पे मैंगोस चेन थी. आई लर्न सुशी फ्रॉम समबडी ओवर देयर, क्योंकि इंडिया में उस वक्त जब मैं गया बाहर तो सुशी थी नहीं. देयर वर वेरी फ्यू रेस्टोरेंट. सो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. फिर इटालियन रेस्टोरेंट्स थे वेयर फॉर एग्जांपल यू यूज ओरिगैनो ओवर देयर, राइट, इन पिज़्ज़ाज एंड ऑल. वो बेसिक यूज करते थे. सो द थिंग्स चेंज, यू नो. जो चीज़ मैंने शायद सुने थे या 5 स्टार में कभी देखे थे या नहीं, छोटे छोटे वहाँ पे दे हैव अबंडेंस. So it was not only food. I learned about the trades, their culture, their wines. And it was a wonderful experience. I think if I'll ask somebody, give me 5 names of Indian angurs, grapes, and people don't know. Absolutely. ठीक है. So that ignorance, it went away. यहाँ पे टमाटर देसी होता है या बॉम्बे का होता है. बॉम्बे में तो टमाटर उगते ही नहीं है, तो बॉम्बे का हो कैसे गया पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा. वो कर्नाटक से आ रहा है तो कोई ये नहीं बोल रहा कर्नाटक है. तो देयर आर हाइब्रिड्स, यू नो, देयर दे टीच बेटर. सो वहाँ पे जब गया तो आज मैं मिर्ची खा लेता हूँ, शायद मुझे मिर्चियों की लाल मिर्च चाहिए भैया, हरी मिर्च दे दो. वी डोंट गो इनटू द प्रोड्यूस. हम बात तो करते हैं, है ना. We do not know the science and the history behind हाँ, the तो food that क्या we eat. होता है, वो क्यों होता है. आपकी मिर्ची आ गई, कोई बोला तीखी मिर्ची दे दो भैया, तीखा लाल. लो क्या है, क्या होता, यानी पीपल हियर वी ईट, वी एटलीस्ट एंजॉय with the drinks, and but we don't want to find out what is this produced. And everything is coming from Punjab. These 5 varieties of hybrids what you are getting, कोई जानना नहीं चाहता है. I was also ignorant by the time I was in India, but it made my perspective of looking at the cooking in a very different manner. क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का इस्तेमाल होता है. यहाँ पे जैसे कि आप गर्दन फेंक देते हो तो वहाँ पे स्टॉक बना लेते हैं, जो नहीं करते. यहाँ पे कारकस बच गया, फेंक देता है आदमी बोनलेस का. Most of the times you are not using. वहाँ पे you have to use each and everything because it's expensive. और दूसरी चीज़ वहाँ पे जो सबसे बड़ी मैंने सीखी, enjoy the food. ये जो enjoy का एक जो आपने component बताया, enjoy the food, इस पे थोड़ा सा और elaborate. सर, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक खाने की प्लेट होती है, ठीक है. तो पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपने क्या किया, आपने एक पनीर टिक्का लिया जी, ठीक है. और वो पनीर टिक्का आपने पनीर टिक्के के रूप में बहुत ही कम खाया. आपने पनीर टिक्का किस रूप में खाया, उसको चटनी में लगा के खाया. तो इतने बड़े मैरिनेट करने का, इतनी बड़ी दही और मसाले और जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? हैव यू रियली एंजॉयड इट?
वी समटाइम्स ओवर स्पाइस द फूड। ओके। ठीक है, होता है, आपकी गर्मी है तो आप खा लीजिए स्पाइसेस, इट इज गुड फॉर यू, यू स्वेट। लेकिन एक बारी तो कुछ ऐसा ही हो जाता है कि टेस्ट ही नहीं आता है, राइट? तो कितने लोग यानी पनीर टिक्का खाते हैं तो उसको चटनी प्याज एक साथ, यानी कुछ थोड़ी सी जगह बच गई तो प्याज और डाल देते हैं मुंह में। डू वी रियली एंजॉय द फूड? वहाँ की प्लेट आती है, प्लेट में थोड़ी सी सॉस होती है। आई वेंट टू फ्रांस, मैंने देखा प्लेट लगी हुई है ब्यूटीफुल सी, उसमें उसने स्टार्च रखा हुआ है जैसे आलू, ठीक है, उसने चिकन का एक पीस या लैम का एक पीस रखा हुआ है, थोड़ी सी सॉस दी है, वो ब्रेड को बटर के साथ खा रहा है, और मैं अपनी इंडियन रोटी को ऐसे दाल में डुबो के फिर खा रहा हूँ। तो हाउ डू आई नो अ फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ ब्रेड बिकम स्वीटर, यू नो दैट द ब्रेड एंड बटर, ठीक है। वो फ्रांस में प्लेट में सॉस बच जाती है, वो बिल्कुल अपनी ब्रेड लेता है, उसको एकदम साफ कर देता है, प्लेट एकदम साफ रहती है। यहाँ पे तो लोग फेंक ही देते हैं खाना। यानी आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट यू आर वेस्टिंग। दे वी टॉक सस्टेनेबिलिटी, दे डू सस्टेनेबिलिटी। तो ये हम लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं, सो मतलब एक एडवांसमेंट थी उन दिनों, मतलब जैसे बैक इन 2002। देखिए एडवांसमेंट क्या है, लेवल ऑफ फूड हैबिट्स है हमारा। हमारी फूड हैबिट्स जो है ज़्यादातर लेंटिल्स बेस्ड है, जी। ठीक है। वी आर मोस्टली वेजिटेरियंस, तो वी गो ऑन द लेंटिल साइड, दोज पीपल आर ऑन द मीट साइड, वेरी फ्यू देयर आर वेगन्स एंड देयर आर वेजिटेरियंस, बट देयर अ डिफरेंट प्रोफाइल। अब प्रोफाइल क्या क्रिएट हो गई है कि आपको खाना किस रूप में चाहिए और कैसे चाहिए। वी गो फॉर अ प्रोसेस विच इज लाइक ईजी, क्योंकि हमारे पास इतनी गैस नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे सब कुछ है, तो वो उसको अलग रूप में प्रेजेंट करते हैं। एंड द साइज ऑफ द कंट्रीज, हमारे में ज़्यादातर चावल बनाते हैं तो उसमें नमक नहीं डालते हैं, रोटी बनाते हैं नमक नहीं डालते हैं, तो फ्लेवर नहीं आ पाता है, क्योंकि सॉल्ट एनहांसेस द फ्लेवर ना। हो सकता है सर कि ये जो फूड जो कल्चर है हमारा, जो पहले से ही चला आ रहा है, तो ये ऐसे ही है, या फिर इसमें आपको क्या लगता है कि इम्प्रूवमेंट होनी देखिए चाहिए या? फूड कल्चर में डिवाइडेड है। अगर आप अकबरनामा पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि वहाँ के कैसे खाते थे, शाही भोजन कैसे बनता था, ठीक है। फिर वहाँ पे आपने और सुना होगा वाजिद अली शाह का नाम, लखनऊ नवाब, ठीक है। नवाब वो का जो कल्चर। किद्दरपुरे चले गए थे, कलकत्ता की तरफ, किद्दरपुरे इज अ प्लेस, जब निकाल दिया गया था, तो वो ये गिलावट के कबाब वहाँ से आए। देखिए खाना तो हमारे पास भी है, और खाना कल्चर में ही था ये, ठीक है जी। हमारे जो बड़े बड़े राजपूत थे, जिनके लगते थे, जिनके घरों में शाही दावतें होती थी, पकवान बनते थे जिसको आप कहते हो, वो भी तो बनाते थे। सो द कल्चर इज ऑलवेज देयर, इट इज द पीपल, रिच और पुअर क्लास और मिडिल क्लास, यू नो, तो उसका खाना भी डिफरेंस है। डिवाइडेड कल्चर था, हमारा बहुत सही है, खाना भी डिवाइडेड है उसी बेस, क्लास बेस्ड पे खाना क्लास डिवाइडेड। बेस्ड है। मिडिल अपर मिडिल क्लास विल अफोर्ड a beautiful pizza in a 5 star, and my poor middle class will have what, दाल रोटी। बेसिक दाल एंड राइस। हाँ, आई हैव सीन पीपल एंड नमक के साथ भी खाते हैं सर, प्याज तोड़ के, बोले प्याज हार्शनेस ऑफ लाइफ। सर कल्चर इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, द पीपल्स पॉकेट इज द फैक्टर। आई वांट टू नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो एक फूड की बात हो रही है, एक इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, अगर आप इसको डाइवर्सिफाई करें तो इसमें से काफ़ी अलग अलग चीज़ होती है, जैसे बेकरी शेफ होते हैं या कोई भी एक कुइजीन में कोई मास्टरी करते हैं। तो ये तो हो गई बात की बात, जब आपको डिफरेंशिएट करना हो कि आप बॉटम लाइन क्या होती है, बेस कैसे डेवलप करते हैं एक प्रोफेशनल कुकिंग के लिए। देखिए आजकल क्या हो गया है कि मीडिया बहुत आ गया है, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, दे वांट टू राइस। अब बेस क्या है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना पढ़ना है कि मैं कैसे वो चीज़ करूँगा। अब मान लीजिए आपने पहुँचना है चाँद पे, ठीक है, तो चाँद पे पहुँचने का मेथड क्या है? यू शुड हैव अ रॉकेट, राइट। 11 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तेज उड़ना चाहिए, तभी आप ग्रेविटी पार करोगे, बेसिक। अब उसमें पहुँचने के रास्ते बहुत सारे हैं, आप टेढ़ा होके चले जाओ, सीधा होके चले जाओ। यू हैव सीन इन द किचन इंडस्ट्री, यू हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग जिससे खाना पकता है। वेज बहुत सारे हो सकते हैं सर उसको बनाने के, हो सकता है आप स्टीम कर लो, हो सकता है आप बॉईल कर लो, हो सकता है आप ग्रिल कर लो,
तो आपको क्या मेथड समझने आ गए हैं जब आप इस होटल इंडस्ट्री में आए हैं, जब आप नीचे से ऊपर की उड़ान उड़ना चाहते हैं, क्या आपने डिफरेंशिएट कर लिया है कि मैं सब समझ गया हूँ, है ना? आज कोई आपको सॉस मिलती है रेडीमेड, आपने बाजार में देखी होगी, और वही क्रिएट कर दे एक स्टूडेंट या कोई होटेलियर, सो दे हैव डिफरेंट टेस्ट। ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि मार्केट में बहुत सस्ता हो गया है सामान, बिकॉज दे परचेज इन बल्क। लेकिन सर आपको एक बेसिक लेवल तो पढ़ना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा, और इसके लिए जो है आई थिंक यू हैव टू गिव योर एटलीस्ट 5 years। मैं जब एग्जीक्यूटिव शेफ बना पहली बार होटल में, तो मुझे लगा, उस टाइम मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत इंटेलिजेंट हो गया। थोड़े दिनों में पता चला मैं भी झंडू बाम ही हूँ और सीखता ही रहूँगा। यानी इट वॉज 32, ठीक है, 24 years and 6 months आई वॉज डेमी शेफ द पार्टी एट होटल। और वो बीच में मैं जब होटल में काम करता रहा या अपनी चलाता रहा, दिखाता रहा, करता रहा, इट वॉज लाइक आई एम लर्निंग सम, इट वॉज नॉट आई वॉज लर्निंग समथिंग, इट वॉज आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम गुड। फिर जब मार्केट में जाते हैं आप, ओपन एटमॉस्फेयर में जाते हैं, यू फाइंड द चैलेंजेस, है ना, यू हैव टू बी द बेस्ट। उस रन में क्या होता है, फिर आप सीखना शुरू करते हैं और सीख। तो जब मुझे 32 साल में लगा था मुझे बहुत कुछ आ गया है, तो वो एक दिन ऐसा आया कि मुझे कुछ नहीं आता था। आई अगेन स्टार्टेड टू रन फॉर न्यू लर्निंग्स एंड आई डिडंट स्टॉप टिल दिस डे, बिकॉज यू हैव टू। सो लर्निंग कीप्स ऑन हाँ एडिंग वैल्यू टू द लाइफ। देखिए ना, इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी सारी डिशें हैं। मैंने एक बड़ा ही सिंपल सा रूल बनाया है सर, एक डिश पे 7 दिन काम करूंगा, 52 हफ्ते होते हैं साल में, 52 डिशें एक साल में सीखनी थी, यही प्रोजेक्ट लाइन थी। तो 10 साल में 520 अच्छे से सीख ली, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, हर एक देश का एक 4-4 आइटम, 5-5 आइटम निकाल दैट्स एन अमेजिंग अप्रोच, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सोचूंगा ना एक दिन में, जैसे मैं कॉलेज में प्रैक्टिकल करता था, बड़ा इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, मैं वो नहीं पाऊंगा। तो मुझे उसके लिए सारी चीज़ें, टेक्निक, देखिए दूसरी क्या है इस इंडस्ट्री में, आप किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप किताब पढ़ के प्लानिंग भी कर सकते हैं, आप उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, आप उससे बहुत बढ़िया डिश भी बना सकते हैं, हो सकता है 4 लोगों के लिए बहुत बढ़िया बन जाए। अब प्रेशर आ गया तो उससे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कोई किताब नहीं सिखा सकती। प्रेशर जो लेना होता है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही लेना आता है। सो वही है, 4 चुनियाँ कैसे निचोड़ोगे, अब 100 चुनियाँ आ गई, निचोड़ोगे और सुखाओगे कैसे, अब दिमाग लगाना पड़ता है, वो प्रेशर में सीखता है आदमी, एंड इट्स कम्स विद एक्सपीरियंस। तो सर अभी जैसे आज का जो माहौल हो गया है, आपने देखा है कि एक जैसे इंजीनियरिंग की वेव आई थी, है ना, और फिर उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियंस की एक वेव आई थी। आज हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव आ रही है। इसमें एफ&बी जो सेक्टर है, फूड एंड बेवरेज को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, काफ़ी लोगों ने बहुत सक्सेसफुल कंपनीज स्टार्ट करी हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, पैक्ड फूड मिलता है, रेस्टोरेंट्स की चेन है। तो ये जो कैफ़ेज़ होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आपकी इनको क्या एक मैसेज रहेगा, या आप क्या मतलब एक लर्निंग दे पाएँगे कि वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है? देखिए, पहले तो ये समझना है कि जो एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है, एंटरप्रेन्योर क्या है, राइट? मेरे ख्याल से एक चाय वाला जो है वो भी एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर की एक खासियत होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो अगर वो कर गए तो आप जंग जीत गए, क्योंकि मार्केट में देखिए, खाना जो एक आम आदमी बेचता है वो 2 नज़रिए से बेचता है। पहला नज़रिया होता है दूसरे से अच्छा, उसके लिए कॉस्ट लगती है और टक्कर लगती है। दूसरा होता है दूसरे से सस्ता, उसमें आप ल्यूक्रेटिव ऑफर देते हो, 10%, 20%, 30% फ्री बोनसेस। तो अब 2 तरह से पकड़ने की सोचते हो। अब एंटरप्रेन्योर ये नहीं सोचता, एंटरप्रेन्योर ये सोचेगा, जो होटल वाला होगा या एफ&बी सेक्टर वाला होगा, वो सोचेगा मैं नया क्या, तो वो एम्बियंस भी क्रिएट कर देता है, ठीक है जी, वो प्राइस फैक्टर को भी नोटिस करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो ये के होटल क्यों चल गए, उन्होंने कनेक्टिविटी, प्रॉब्लम को हाँ आइडेंटिफाई करके बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में हाँ, हर एक जगह अपनी एक राइट राइट। आइडेंटिफाई करके अपने आप को प्लेस कर। लेकिन अभी भी बड़े होटल चल रहे हैं, वो एवरीथिंग रन्स, बट द पॉइंट इज किस लेवल पे आप उसे ज़्यादा पा सकते हैं। उनका मार्केट अलग हो सकता है, हाँ, क्लाइंट अलग हो सकता है। तो आपको ना क्लाइंट आइडेंटिफाई करना है।
आपने लोकेशन भी ढूंढ लिया एंटरप्रेन्योर को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। बिल्कुल। फिर उसने क्लाइंटाइल पकड़ना है, वो क्लाइंटाइल कहाँ से आएगा। तो अब वही करने के लिए लोग कर तो रहे हैं, लेकिन आई थिंक 60-70% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स दे एंड अप। वो सक्सेसफुली तो सस्टेन नहीं कर देखिए, पाते। खाना देना बड़ी बात नहीं है, खाने की क्वालिटी देना बहुत बड़ी बात है। एक चाहे कहते हैं गंदा ही दो पर वैसे ही दो, बेकार दे दो लेकिन लगातार वही दे दो, तो आप कुछ तो बन जाएंगे। अब किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा, कंसिस्टेंसी। अच्छे बुरे के चक्कर में ना, वो एक कुक होता है, वो सोचता है कि मैं इस पे ज़्यादा मक्खन लगा दूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। आज तो दे दिया। टमाटर की कॉस्ट कैसे निकाली आपने आज 270 वाली? मंडी में 1 किलो टमाटर 270 रुपए का है। तो आई फेल्ट माई सेल्फ ब्रेव व्हेन आई बॉट हाफ के जी। 135 रुपए का टमाटर है और बटर चिकन खा लिया मैंने कल, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो क्या अब होटल वाले वही क्वालिटी दे पाएंगे? मैकडोनल्ड हैज सेड नो मोर टमाटर। तो यू हैव टू गिव अ कंसिस्टेंसी, और वो बड़ा मुश्किल काम है इंडस्ट्री में, और वो आपके काम में भी होना चाहिए, आपके व्यवहार में भी होना चाहिए, और आगे बढ़ने वाला एटीट्यूड में भी होना चाहिए। परसिस्टेंस, लगे रहिए। एक जब आप इंडस्ट्री में मतलब एक्टिवली यू वर परफॉर्मिंग एज अ शेफ, एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ, आपके रोल्स, चैलेंजेस क्या आते हैं? मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा, अगर आप शेयर करें। चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि हुआ क्या, बर्फ गिर गई, -32 के करीब ये हम बात टेम्परेचर कर था। रहे हैं नॉर्वे की? ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे जर्मनी। जर्मनी। तो एक बारी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई, एंड आई वाज देयर फॉर ओनली ट्रेनिंग पर्पसेस। तो मेरे पास 3 महीने का टाइम होता था, मुझे ट्रेनिंग देनी होती थी, रेस्टोरेंट खुलवाना था और गायब हो जाना था। दैट वाज द प्रोसेस। तो 3 महीने के टाइम में हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। आई यूज्ड टू गो ओवर देयर, टीच देम हाउ टू डू मेक किचन सेटअप्स एंड ऑल। -32 हो गया। -32 के बाद बर्फ़ गिर गई। अब वहाँ पे क्या हुआ, लेडीज़ और गर्ल्स की वर्कफोर्स किचन में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पार्ट टाइम कर लेती हैं या स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं। इत्तेफाक से एक दिन पहले नेशनल हॉलीडे थी, तो कई सारे धुरंधर आए नहीं। अब खाना यानी सामान आ गया बाहर, ट्रक खड़ा हो गया। ट्रक वाले का काम होता है, आपने देखा होगा, हाइड्रोलिक पंप से एक लेवल पहुंचा के छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। अब जो मैदे के बोरे आए वो थे 50-50 किलो। अब बोला ये मैदा जो है, अब किसको बोलो उठाओ और किसको बोलो ना उठाओ, और तुम काम करोगे अपनी अंदर देखोगे कि बाहर देखोगे? तो मैंने बोला अब ये उठाएंगे कैसे, बर्फ़ भी हो चुकी है, फिसलन भी हो रही है। तो वो छोड़ गया अपने एक पॉइंट पे। तो वहाँ पे लड़कियाँ थी, अब लड़कियों से बोलते हुए तकलीफ, मैंने एक को बोला, उसने बोला मैं 50 किलो कैसे उठाऊँ। दूसरी ने बोला तुम 10 किलो भी नहीं उठा सकती। तो फिर हमने मंगाई बाल्टियाँ, जो केचप की खाली हो जाती थी, 10-10 किलो की जो कमर्शियल बाल्टियाँ आती हैं। और मैंने सबसे वो थैली खोल के मैंने अपने, और मैंने बोला 10-10 किलो तो ले ही जाओगे। सो दीज आर द चैलेंजेस विच माइट कम व्हेन द पीपल डोंट वांट टू वर्क। So one time there was a person who was very angry in the restaurant, और उसने क्या किया, तेल का टिन लिया और उसके नीचे छेद कर दिया और रख दिया नाली के ऊपर, और सारा तेल बह गया। तो ये चैलेंजेस है, एंग्री स्टाफ, आपकी वेस्टेज ऑफ मनी, है ना, हो सकता है तेल ही ना मिले, बर्फ इतनी गिर जाती है। सो यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू लुक, यू हैव टू मेक पीपल हैप्पी। HRM इज द बेस्ट थिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है, आपको सामने वाले को खुश रखना ही पड़ता आपका जो रोल है एक इंडस्ट्री में, जैसे नाउ यू आर एजुकेटर, नाउ यू आर एजुकेटिंग यंग स्टारवर्ड्स, आई मस्ट से यंग पीपल, जो हमारी जनरेशन से एस्पायरिंग शेफ्स होते हैं। सो व्हाट डू यू, और मतलब आप कंपेयर कैसे करेंगे आपका रोल इन इंडस्ट्री या फिर एज एन एजुकेटर, कौन सा बेस्ट लगता है? है। देखिए, रोल एक ही रहा, एजुकेटर ही रहा। क्योंकि जब आप किसी को एज ए शेफ भी बन जाते हैं, तो भी तो आप उसे यही बताते हैं खाना अच्छा बनाना है, बढ़िया बनाना है, और इसके पीछे है क्या। तो एजुकेटर तो आप हमेशा, और सेल्समैन भी आप हमेशा। तो ये एजुकेशन का रोल पहले भी खत्म नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू टेल व्हेन अ पर्सन कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड यू आर देयर, यू हैव टू टेल हिम ये रेसिपी ये वाली फॉलो होगी, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे कॉस्ट को सेव करना है। वही जो है प्रैक्टिकलिटी आज होटल स्कूल में आ गई। वी टीच द सेम ओवर देयर। द ओनली डिफरेंस इज, जो रेस्टोरेंट में या होटलों में लोग होते थे वो ज़्यादा सुलझे हुए होते थे, उनका एक फोकस होता था, उन्हें नौकरी करनी थी, दे हैड टू अर्न, राइट, पैशन एंड अर्न। यहाँ पे आजकल कॉलेजेस में पैशन तो है और उसके साथ ज़्यादा अर्निंग है, तो हार्ड लेबर
कट ऑफ हो गया थोड़ा सा, तो रोल तो यानी सारी ज़िंदगी एजुकेटर का ही रहेगा। जैसे माँ बाप होते हैं ना, वो एजुकेटर ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, तो एक तो आपको सिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट यू कैन नॉट, यू टेल देम देयर, you tell your experiences, you tell them narratives that makes a story in the future. तो जब आप उसको नरेट करोगे कि क्या हुआ और कैसे करोगे, तो वो आगे जाके ना कुछ करेगा, then you will remember it. So this is what happens. तो is being a chef rewarding at some point of time? Yes, it is very rewarding. See, आप कुछ भी करेंगे आपको एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर ली, तो आप क्या बोइंग कंपनी खोल दोगे? आप बोइंग के सारे बना दोगे? नहीं होता है। इट्स वेरी कॉमन थिंग। तो जब आप किसी चीज़ को करते हो स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तो आप सीखोगे। होटल मैनेजमेंट कॉलेज में आने का ये मतलब नहीं है कि आप यहीं से निकल के सब कुछ बनाने लग जाओगे। ये आपको बेस देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी जो क्लैरिटी ऑफ विजन है वो बनाता है। आप कॉस्टिंग जब सीखते हो, आप उसे और ज़्यादा लेवल पे एनहांस करते हो। आप जो स्किल सीखते हो, वो आप अपग्रेड करते हो। है, तो हम जो कॉलेजेस में सिखाते हैं, हम आपको मशीन नहीं दिखाते। किसी दिन मशीन भी बंद हो जाती है ना, जी। अवन खराब हो गया और यहाँ पे बैठा है कोई मिनिस्टर जी खाने और स्टेट लेवल बैंक्वेट चल रहा है, तब क्या करेंगे? तो आपको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए बेसिकली। तो हम वो आपको बेस लेवल दे देते हैं, जो आगे जाके आपको नहीं देखने को मिलेगा। पढ़ा कैपेसिटर में है, लेकिन हो सकता है वो कैपेसिटर आपको आगे जाके एरोप्लेन में देखने को भी ना मिले, वो सब बदल चुका होगा। टेक्नोलॉजी, नॉलेज होना इम्पोर्टेंट। नॉलेज इज, आपको हिस्ट्री कल्चर सब पढ़ना पड़ता है। दीज पीपल हु आर सेलिब्रिटीज, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है और उन्होंने बहुत ही जो I mean आज देखते हैं, बट 30 साल से 35 years they से have given they their have very good hard efforts to come at this position. प्रोवाइडेड दैट उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतने साधन भी नहीं थे। देखिए साधन जैसे आप कह रहे थे नहीं, लेकिन आपको अब जब बढ़ना है ना, तो आपने ना उसका बेस पकड़ लेना है। जी। उसमें उस टाइम पे और आज में कोई डिफरेंस नहीं। आपका बेस स्ट्रांग ही होना चाहिए। पेशेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पेशेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज विद एवरी बुलेट यू कैन नॉट हिट द सेंटर। एग्जैक्टली। तो आपका जो है एक्सिस घूमता रहेगा, है ना? जी। वो अर्जुन याद होंगे आपको, अर्जुन जी स्वयंवर में गए थे। तो अर्जुन जी स्वयंवर में गए, तो उनको बोला कि शादी करनी है, लेकिन वहां जब पहुंचे तो बोला मछली की आंख पे तीर मारना है। उन्होंने अपना जो है ध्येय और धैर्य नहीं खोया। उनका जो एम, ऑब्जेक्टिव और गोल था ना, वो शादी करना ही था, और उन्होंने मछली की आंख को भेद दिया, विच नोबडी कुड एल्स कुड डू ना। सो उसने नहीं बदला ना अपना, तो इवेंचुअली स्वयंवर वाज देयर। वो भेदने वाली कहानी ये तो आपको हो गई है, लेकिन आपने करना तो यही है। तो अब देना बदले, मौका ऊंचा नीचा होता रहता है। थैंक यू वेरी मच सर। ऑन दैट नोट